अरे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 10th का फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्यारे बच्चों क्लास 10th यानी कि मैट्रिक का आप लोग जो फाइनल एग्जाम 2025 में दे रहे हो, इसके लिए हम लोग साइंस यानी कि विज्ञान का क्वेश्चन लेके आए प्यारे बच्चों। टोटल इसमें हम लोग जो ना 30 वैसे ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आप इसको जरूर याद कर लेना, पेन कलम निकाल करके इन सारे क्वेश्चन को लिख लेना। इसका PDF भी मैं आपको दे दूंगा। आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर लीजिए। इसके अलावा इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा 98 355 16 710 पर। आप लोग अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10th लिख के भेजेंगे, हम आपको ग्रुप में भी ऐड करेंगे। तो चलिए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्लास को बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों से जो पूछा जा रहा है ना, क्वेश्चन आपसे बोला कि ऊर्जा का स्रोत क्या है बच्चों। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। तो देखो, ऊर्जा जिसके माध्यम से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि सूरज जो हमारा है प्यारे बच्चों, सूरज, उस समय ऊर्जा प्राप्त होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऊर्जा का स्रोत कहेंगे। अब जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कोयला, LPG गैस इत्यादि, सूर्य, सारा चीज हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जिससे क्या होगा, हमें ऊर्जा प्राप्त होगा, उसी को हम लोग कहेंगे क्या हो जाएगा, ऊर्जा का स्रोत। दूसरा क्वेश्चन देखो, काफी महत्वपूर्ण है कि ईंधन क्या है। तो देखो, वैसे पदार्थ जो दहन के उपरांत उसमें उत्पन्न करती है, ईंधन कहलाता है। देखो, जब भी किसी चीज में आप लोग ठंड के टाइम में आग वगैरह जोड़ते हो बच्चों, तो उसमें क्या होता है, उससे आग निकलता है जो हमारे शरीर में लगता है। तो उसी से जो ईंधन उत्पन्न हुआ उसी को क्या कहेंगे, ईंधन कहेंगे। वैसे पदार्थ जो दहन के उपरांत जो उसमें उत्पन्न ऊर्जा उत्पन्न करे उसे हम लोग ईंधन कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला है 3 नंबर है कि अच्छे ईंधन के गुण को लिखिए। तो देखिए, अच्छे ईंधन के गुण आप पॉइंट दे के लिखिएगा। पहला लिखिएगा, जो दहन के उपरांत अधिक से अधिक ऊर्जा देता हो उसे क्या कहेंगे, तो वो अच्छे ईंधन के गुण होंगे। दूसरा हो जाएगा, जो जलने के बाद जो ना धुआं अधिक उत्पन्न करे, यानी धुआं अधिक उत्पन्न करे, वो अच्छे ईंधन होते हैं। तीसरा हो जाएगा, जिसका भंडारण एवं परिवहन आसान हो। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। और भी लिख सकते हो आप लोग कि चौथा में कि जिसके दहन की गति धीमी हो और जिसके जलने के बाद विषैला पदार्थ उत्पन्न ना करे। छठा हो जाएगा, जो आसानी से सस्ता में उपलब्ध हो। तो इस प्रकार से इसको आप लिख लीजिएगा, है ना। और अगला क्वेश्चन देखिए, आपको नंबर भी दे रहा हूँ, इस नंबर पे मैसेज करके आप इसका PDF वगैरह ले लीजिएगा। 98 355 16 710 पर आप लोग अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10th लिख के भेजेंगे और बोलेंगे सर आप जो 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए थे साइंस का क्लास 10th के लिए, वो आप हमको दे दीजिए, तो हम आपको दे देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, लिखिए। तो देखिएगा लिखना है आपको बच्चों, कैसे लिखना है तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए, लिखिएगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड जैसे देशों द्वारा होता है। ठीक है, गैसों द्वारा होता है, यहाँ पर गैसों लिखना था। ठीक है, देखिए CO2 लघु तरंगदैर्घ्य वाले विकिरण को पार करने देती है, परंतु दीर्घ तरंग वाले विकिरण को पार करने नहीं देती है, जिसके कारण वह परावर्तित होकर पृथ्वी तल पर ही आ जाती है, जो पृथ्वी के चारों ओर एक चादर बना देती है, चादर की तरह कार्य करता है, जिसके कारण सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी का ताप अधिक होता है, उसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहेंगे। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 5वां नंबर है कि सौर ऊर्जा किसे कहते हैं। तो देखिए, सूर्य के प्रकाश द्वारा हम लोग को सौर ऊर्जा के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, सूर्य लगभग 5 वर्षों से, ठीक है, 5 वर्षों से ऊर्जा की अधिक मात्रा विकिरण कर रहा है, लगभग 5 वर्षों से, और आगे भी करता रहेगा। वर्ष के अधिकांश समय भारत में सूर्य के द्वारा ऊर्जा विकिरित किया जाता है। आगे इसी में लिख दीजिएगा, बादल रहित यानी बादल नहीं रहने पर आकाश के अधीन भारत की भूमिका जो ना भारत की भूमिका जो है ना प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन लगभग 4 से 7 किलोवाट घंटा अधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे। ठीक है, पेन कलम निकाल करके लिखते चलिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 6ठा है, लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं। तो आपके घर में जो ग्रीन वगैरह लोहा का लगा होगा, गेट वगैरह, उसको पेंट करते हैं ना आप लोग, जंग से बचाने के लिए। तो यहाँ पे लिखिएगा, पेंट करने से लोहे के पदार्थ के ऊपरी भाग छुप जाता है, वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता है। और इसमें और लिखिएगा, नहीं आता है, जिसके कारण उसमें जो है ना जंग नहीं लगता है, इसलिए पेंट करने से हम जो है ना हम लोहे के उस पदार्थ को जंग लगने से बचा सकते हैं।
अगला आप क्वेश्चन देख लीजिए, 7वां है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो देखिए उत्तर होगा कि यदि मैग्नीशियम रिबन नम जो है ना, मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफ़ेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। वह परत मैग्नीशियम के जलने में अवरोध पैदा करती है, इसलिए मैग्नीशियम रिबन को पहले जो रेगमार से साफ किया जाता है। आगे देखेंगे तो आप लोग यहाँ पर हो जाएगा हमारा आप जो है ना 8वां नंबर, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो देखिए जब तारे का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसे बढ़ते हुए अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरना पड़ता है। इसके कारण तारों का प्रकाश लगातार पृथ्वी की त्रिज्या की तरफ मुड़ जाता है। माध्यम के अपवर्तनांक में और नियमित उतार चढ़ाव होते रहते हैं, जिसके कारण तारों का प्रकाश कभी हमारी आंखों तक पहुंचता है, कभी नहीं पहुंचता है, जो ना इसके कारण हमें तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो आपने समझ लिया, इसको याद कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 9 नंबर के, रेलवे के सिग्नल का जो ना प्रकाश रंग लाल ही क्यों होता है। मतलब आप लोग जाते हैं कभी भी आप स्टेशन पे जाते हैं तो आप देखते होंगे वहाँ पर जो बैरिगेटिंग यानी खंभा लगा रहता है उसमें देखते हैं कि लाल सिग्नल वाला बल्ब वगैरह जलता है, ठीक है। तो देखो वो क्यों रहता है। तो देखो रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग का परिक्रमण सबसे कम होता है, ठीक है। और लाल रंग का तरंग जो ना लाल रंग अधिक दूरी से भी साफ साफ दिखाई पड़ता है, इसी कारण से किया जाता है। देखो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि 2 आंखों की उपयोगिता लिखिए। तो आंखों की 2 उपयोगिता लिखिए। तो लिखिएगा कि वस्तुओं को देखने में आंखें जो ना वस्तुओं को देखने से मतलब वस्तु को 2 आंखों से देखने की उपयोगिता निम्न है। मतलब 2 आंखों की उपयोगिता क्या है, आपसे ये पूछा। तो देखो पहला होगा कि वस्तु की दूरी का अंदाजा ठीक से लगाया जा सकता है अगर हम लोग दोनों आंखों को खोल के अच्छे से देखेंगे। दूसरा, वस्तु त्रि दिशाओं का प्रभाव ठीक से प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा लिखिएगा, दोनों आंख एक दूसरे को सेकेंड के एक भाग के लिए आराम देती रहती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारा 11 नंबर है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर बताना है। तो लिखिएगा आप इस प्रकार से कि निकट दृष्टि दोष इधर दूर दृष्टि दोष। तो पहला लिखिएगा निकट दृष्टि दोष में कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है और दूर दृष्टि दोष में नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। निकट दृष्टि दोष में जो है ना नेत्र गोलक लंबा हो जाता है और दूर दृष्टि दोष में नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। आगे लिखिएगा कि तीसरा में कि इस दोष को दूर करने के लिए अवतर लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है ना उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो जाएगा, कितना नंबर है बच्चों, तो 12। स्पेक्ट्रम क्या है। तो देखो स्पेक्ट्रम इस प्रकार का होता है बच्चों, इस प्रकार से 7 रंगों का बना रहता है। आप लोग समझ लिए, कभी भी स्पेक्ट्रम का डायग्राम बनाने या चित्र बनाने को कहे तो बना लीजिएगा। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा, जब श्वेत प्रकाश सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। प्रकाश के अवयवी वर्गों के इस पैटर्न को स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि टिंडर प्रभाव क्या है। तो देखिए जब किसी घने जंगल के जना बितान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडर प्रभाव को देखा जा सकता है। देखो बच्चों जैसे कि ये मान लो जंगल है, पेड़ पौधे बहुत सारे हैं, ठीक है। ये मान लो बहुत सारे जंगल है। अब इधर मान लो सूर्य है, इधर देख लो इधर सूर्य है। इसका प्रकाश जब गुजरेगा तो ये पेड़ों के पट्टियों के बीच से जो जंगल में जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, एकदम रोशनी सा आता है। आपके घर में भी अगर कांच का मान लो कांच का या फिर छोटा छेद वगैरह होगा घर में, तो जब सूर्य निकलता होगा तो रोशनी आप देखते होंगे छेद के द्वारा अंदर घुसता है ना, तो इसी को क्या कहा जाता है, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। समझ में आया आपको। तो देखिए जंगल के कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदे प्रकाश को परिकिरणित कर देती है। तो इस प्रकार से आप समझ लिए। अगला क्वेश्चन हो जाता है कि मोतियाबिंद क्या है। तो देखिए बढ़ती उम्र के कारण कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला और तथा दुधिया हो जाता है। इसके चलते नेत्र से किसी वस्तु को देखना आसान नहीं होता, इसे मोतियाबिंद कहा जाता है। इस दोष को शल्य चिकित्सा द्वारा दूर भी किया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विद्युत मोटर के कुछ उपयोग को लिखे। तो लिखिएगा विद्युत मोटर के निम्नलिखित उपयोग है। पहला, विद्युत पंखों में होता है इसका उपयोग, जो ना रेफ्रिजरेटरों में होता है, साथ में विद्युत मिश्रकों में, साथ में वॉशिंग मशीन में, साथ में MP3 प्लेयर में जो आप गाना वगैरह फोन में सुनते हैं, इसमें भी विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। 16 नंबर बोला गया आपसे कि विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा। तो देखिए किसी चालक तार से प्रति सेकेंड
बहने वाली आवेश को विद्युत धारा की प्रवणता कही जाती है। 17 है कि डिस्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखे, तो डिस्ट धारा में हो जाएगा बैटरी और विद्युत मोटर, तो इस प्रकार से लिखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर की, विद्युत जनरेटर का सिद्धांत क्या है। तो देखिए विद्युत जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णी गति प्रदान करने में किया जाता है, इसी कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अतः विद्युत जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आगे हमारा यहाँ पर 19 नंबर है कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है तथा क्यों होती है। तो देखिए आयोडीन की कमी से घेंघा रोग यानी कि गॉइट्री रोग होता है। आयोडीन की कमी के कारण जो ना थायरॉक्सिन नामक हार्मोन उत्सर्जित मात्रा में स्रावित नहीं हो पाता है, जिससे थायराइड ग्रंथि का आकार काफी बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप गले में सूजन हो जाता है। शरीर की इस अवस्था को जो ना घेंघा रोग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 20 है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। तो देखिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आधार पर जो ना मस्तिष्क के आधार पर तल पर ऑप्टिक जो ना कलाइजमा के पीछे सेलाल ट्रसिका गुहा में बंद रहती है। शरीर का शायद ही कोई ऐसा अंग हो जो पीयूष ग्रंथि से प्रभावित ना होता हो, इसी कारण इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 21 नंबर हो जाएगा कि लवण किसे कहते हैं। तो देखिए वे पदार्थ लवण कहलाते हैं जो लिटमस पत्रों के प्रति उदासीन होते हैं, धातु और अम्ल के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर की, क्षारक क्या है। क्षारक वह पदार्थ है जिसका स्वाद कड़वा होता है, लाल लिटमस पत्र को वह नीला कर बना देता है, इसका जलीय विलयन OH आयन मुक्त करता है तथा अम्ल से अभिक्रिया कर लवण बनाता है। आगे आप देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन को, तो अम्ल किसे कहते हैं। तो अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है, जो नीले लिटमस पत्र को लाल बनाता है, जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करता है तथा धातु पर इसकी जो है ना अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस मुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 24 की, जीन क्या है। कोशिका में इसका उपस्थिति स्थल कहाँ है। तो देखिए सभी गणों का जनकों से अपनी संतति में संचरण का माध्यम जीन है। कोशिका में यह गुणसूत्र केंद्रक के अंदर पाया जाता है। आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है 25, क्रोमोसोम से क्या समझते हैं। तो देखिए नाभिक के अंदर क्रोमेटिन के धागे पाए जाते हैं जो कोशिका विभाजन के समय संघनित होकर क्रोमोसोम का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 26 नंबर की, धातु किसे कहते हैं। तो देखिए आवर्त सारणी के बाईं तरफ तथा मध्य में रखे जाने वाले तत्व धातु कहलाते हैं, जिनमें धात्विक चमक होती है। वे प्रायः तन्य, आघातवर्ध, विद्युत और उष्मा की सुचालक और दृढ़ अधिक घनत्व वाली होती है। इनके ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनम आदि धातुओं के उदाहरण भी हो सकते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 27 नंबर है, धातुओं के 2 रासायनिक गुण लिखे। तो पहला लिखेगा धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, दूसरा अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है। 28 है कि अधातु के 2 गुणधर्मों को लिखे। तो पहला हो जाएगा अधिकतर अधातु गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, दूसरा होगा अधातु सोनो रस ध्वनि उत्पन्न नहीं करता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, धात्विक यानी कि सोनो रस किसे कहते हैं। तो देखिए जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती है तो उनसे एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, इसे जो ना धात्विक ध्वनि कहते हैं, धात्विक ध्वनि कहते हैं। इस प्रकार की धात्विक ध्वनि कहलाती है। स्कूल की घंटी से निकलने वाली जो ना ध्वनि इसका उदाहरण हो सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है कि डिटर्जेंट कठोर जल में झाग क्यों बन देता है। तो देखिए डिटर्जेंट का निर्माण कर साबुन के समान क्रिया करता है तथा झाग देता है, जैसे कि सर्फ जो होता है उससे क्या होता है, व्हाइट फेन जो निकलता है उसे हम लोग झाग कहते हैं, ठीक है। तो वही बोला। तो चलो हमने टोटल 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसको याद कर लीजिए, नंबर फिर से दे रहा हूँ 98 355
16 710 पर आप अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10th लिख के भेजेंगे, हम आपको ग्रुप में भी ऐड करेंगे और इसका PDF भी दे देंगे। अब चलिए, अगर वायरल पेपर अगर ओरिजिनल लीक होता है तो उसका आंसर भी आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए कैसे डाउनलोड करना है फटाफट से हम लोग सीख लेते हैं बच्चों। इसके लिए बच्चों सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिए, सर्च बार का आइकन पे क्लिक करके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए, फिर ऊपर कर लीजिएगा, यहाँ पर मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक कर लेने के बाद जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा और आपको करना क्या है प्यार बच्चों, यहाँ पर सिंपल सा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इस प्रकार से आपके सामने खुलेगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से खुलेगा। इधर देखिए आपको एक सर्च बार का साइड में आइकन देखने को मिलेगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी पे आपको क्लिक करना है बच्चों, ये इस पे, ठीक है। इस पे आपको एक सेकंड देखो, इस पे जो सर्च बार का आइकन दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करो और आपको कुछ सिंपल सा सर्च करना है, क्लास 10th आपको लिख लेना है, क्लास 10th आप सर्च मारेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए क्लास 10th लिख लेंगे आप लोग, क्लास 10th आपको लिखना है, बोर्ड एग्जाम लिखना है, बोर्ड एग्जाम आपको सर्च करना है, बोर्ड एग्जाम, वायरल पेपर लिखना है, वायरल पेपर 2025, इतना आपको सर्च कर लेना है। देखो यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं, सर्च करते ही देखो आपके सामने जो है इस प्रकार से अब इंटरफेस पे होगा। थोड़ा ऊपर करोगे, यहाँ पर देखो आपके सामने जो है फोटो देखने को मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक कर दोगे, नीचे बढ़ना है। यहाँ पर देखो ऑल सब्जेक्ट का अगर आंसर की मतलब पेपर लीक होता है तो सारे सब्जेक्ट का आंसर की आप यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे, सारे सेट का। नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप इसे जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप को भी। फिर नीचे बढ़ जाओगे, नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट का पेपर मिलेगा, फिलहाल आपको साइंस का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे, सारे सेट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका आपको आंसर दिख जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।